नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मज़े में होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर पे अपनी पढ़ाइयों में भी जम गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल्यावस्था से। जी हाँ दोस्तों, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से पिछले वर्ष का प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है खंड व यानी कि सेक्शन बी में, जो कि आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और जिसका उत्तर हमें 200 शब्दों में देना होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको 200 शब्दों से ज़्यादा में उत्तर दिया गया है। कारण ये है कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कंटेंट को आप समझिएगा और इसको फिर आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी पॉइंट्स आपको याद हों उसके हिसाब से लिखना है। कम से कम 200 शब्दों में तो जरूर लिखना है और इसमें आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो भी कंटेंट अब मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ये सारा हिंदी में है। इसका इंग्लिश वर्जन यानी कि यही कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, जो कि मेरे दूसरे चैनल जहाँ की कंटेंट सिर्फ आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, मैं वहाँ पर उसको पोस्ट कर रहा हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप उस पर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर मिलेगा। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लिया करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सो आप सबको पता है कि मैं पूरा प्रयास करता रहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँ, साथ ही साथ चीज़ों को आपको समझाने में भी मदद करूँ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को परिभाषित करें। यही प्रश्न जो है आपको इस तरह से पूछा सकता है कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले 5 कारक लिखिए या 3 कारक लिखिए या 4 कारक, इस तरह से भी। तो सेम क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी वही होगा, बस अलग अलग शब्दों में इसको पूछा जा सकता है। तो आप ये ना कहें कभी आगे चल के, ये मैं आपको इसलिए अभी बता देता हूँ कि आप लोग कई बार ये भी शिकायत करते हैं कि सर वो क्वेश्चन नहीं आया। देखिए, क्वेश्चन को अगर दूसरे शब्दों में पूछ लिया गया है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो क्वेश्चन आए नहीं है। मेन चीज़ आप अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो प्रयास आपका यही होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझ कर पढ़ें, और समझ के आप तब पढ़ेंगे कि जो वीडियो मैं अभी आपको बनाता हूँ, हो सकता है थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन आप अगर इसको ठीक से सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ आएंगे जिसको बनाने में मुझे, ये कंटेंट बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और आपको लगता होगा कि ये कहीं से लाया और बस PDF पढ़ लेता हूँ। अगर इतना आसान होता तो फिर मैं आपको हर दिन वीडियोस भी दे पाता। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों, आपके लिए सरल भाषा में लिखता हूँ इसीलिए ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो जो मैं मेहनत करता हूँ वो तभी सफल हो पाएगा जब इन वीडियो पे भी आप थोड़ा सा समय देंगे। आप इनको डाउनलोड करके रख लीजिए और इसको पढ़िए। इसके बाद जब आप PDF को पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि आप वीडियो का जो भी कंटेंट है या कंटेंट जो मैं PDF के फॉर्म में शेयर करता हूं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरे सुझाव पर गौर जरूर करिएगा। वीडियो देखिए और उसके बाद PDF को पढ़िए। इंग्लिश कंटेंट के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ की कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये देखिए मेन पॉइंट्स मैं वो बता देता हूँ आपको कि जो आपके नैतिक विकास होते हैं उसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है उसमें क्या है। पहला हमारा है परिवार, घर परिवार, फैमिली। तो परिवार हमारा पहला कारक है। दूसरा है स्कूल और शिक्षक। तीसरा है समाज और हमारे आस पड़ोस के लोग। उसके बाद चौथा पॉइंट है धार्मिक संस्थान, धर्म गुरु, इस तरह की चीजें। आयु भी एक बहुत बड़े कारक के रूप में काम करता है। साथ ही साथ साथियों के समूह यानी कि जिनको पीयर ग्रुप बोलते हैं, जो हमारे सहपाठी होते हैं, हमारे साथ जो खेलने कूदने वाले हम उम्र लोग होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं वो। इसके अलावा जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की संस्कृति, रीति रिवाज और वहाँ की मान्यताएं और परंपराएं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कारक है लिंग और जेंडर। यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप जो है जेंडर ऐड कर लेंगे। ये मैं ऐड कर देता हूँ जेंडर, तो आपको यहाँ पे जेंडर लिख लेना है। यहाँ पे लिंग और जेंडर। लिंग क्या होता है? बायोलॉजिकल है आपका, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स एंड जेंडर। सेक्स मतलब जो प्राकृतिक रूप से अंतर है भगवान ने स्त्री और पुरुष के बीच में दिया है, और जेंडर का मतलब होता है जो हम समाज में रहने वाले लोगों ने स्त्री पुरुष के बीच में जो कार्यों के रूप में, जो मान्यताओं के आधार पर जो बंटवारा किया उसे जेंडर कहते हैं। तो खैर वो आप आगे चल के देखेंगे, फिलहाल इतने पॉइंट्स को रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा जो मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे जरूर आप ऐड करिएगा कि मोरल डेवलपमेंट में वर्तमान समय में जो हमारे आसपास जो संचार के साधन है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन, IT एंड कम्युनिकेशन,
मास मीडिया जो हमारे आसपास है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संचार संसाधन, या इंग्लिश में बोले तो मास मीडिया जो है हमारा, ये चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, मैगजीन्स हो, किताबें हों, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके मौलिक विकास को, नैतिक विकास को गहराई से प्रभावित करती है। तो इसको भी मैं जरूर ऐड करूँगा, आपको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ऐड जरूर करूँगा। तो आइए पहले पॉइंट को लेते हैं, परिवार किस तरह से करता है। देखिए दोस्तों, एक बच्चे के नैतिक विकास में उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। परिवार के सदस्य इसमें जैसे कि आपके माता पिता आते हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके मामा मामी, घर के जो भी बड़े होते हैं, इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। और वो लोग जो भी काम करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, जो इस तरह से व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ में, उनके व्यवहार का जो प्रदर्शन होता है, जो तरीका होता है, वो बच्चे बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सीरियसनेस से देखते हैं और उससे कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सीखते हैं। उनको लगता है कि यही सही तरीका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि परिवार जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। वहाँ पर जो चीज़ें देखता है बच्चा वो सीखता है। तो इसीलिए अगर जिन परिवारों में बच्चे अच्छे गुणों को देखते हैं, जहाँ के परिवार वाले, जिनके माता पिता अच्छे संस्कार बच्चों को देते हैं, अच्छा व्यवहार खुद भी करते हैं, बच्चे भी अच्छा व्यवहार और अच्छे संस्कार सीखते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक परिवार में सहयोग, आज्ञाकारिता, अनुशासन, इस तरह के गुण, सच्चाई, ईमानदारी, आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास, सहानुभूति, दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम की भावना, ईमानदारी, देशभक्ति, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, समाज में दूसरों के लिए हितकारी कार्य करना, अपने कृत्यों के माध्यम से जिम्मेदारी का एहसास और निर्वहन, यानी कि आपकी जो समाज के प्रति जिम्मेदारी, तो इस तरह की जो व्यवहार आपके परिवार वाले, आपके बड़े, आपके घर वाले करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं, यानी कि एक बच्चा भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, इन अच्छे गुणों को सीखता है और उसके अंदर ये अच्छे मौलिक गुण आते हैं। तो परिवार वालों को बहुत ही सतर्कता से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो काम करते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार का वो प्रदर्शन करते हैं, वो कहीं न कहीं उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके मौलिक व्यवहार के विकास में भी एक कारक के रूप में कार्य करता है। तो उसको सतर्कतापूर्वक, ध्यानपूर्वक उनको व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, मान के चलिए कि परिवार में एक अनुकूल वातावरण है जो कि नैतिक विकास के लिए अच्छा होता है। अब परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग अच्छे से बातचीत करते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, रहन सहन अच्छा है, सारे मौलिक आचरण करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, दया भाव रखते हैं, इस तरह के अगर अच्छे आचरण करते हैं तो बच्चे के मौलिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण होता है और बच्चा भी उस तरह के अच्छे गुणों को सीखता है। दूसरा, बच्चे के नैतिक विकास में परिवार एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बच्चे इसकी समझ अपने माता पिता, अपने बड़ों और उनके द्वारा किए जाने वाले चीज़ों की स्वीकृति या अस्वीकृति के द्वारा ही समझते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माता पिता द्वारा अनुमोदित यानी कि स्वीकार्य कार्यों को बच्चा अच्छा मानता है और जिन कार्यों को माता पिता स्वीकार नहीं करते, जिनको कि वो मना कर देते हैं, बच्चा उनको बुरा मानता है। जैसे कि मान के चलिए बच्चा कहीं किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है या बच्चा कहीं मिट्टी खा रहा है, तो माता पिता इन चीज़ों के लिए बच्चे को मना करते हैं, तो बच्चे को लगता है ये बुरा कार्य है, तो बच्चे के लिए वो मिट्टी खाना, पत्थर फेंकना बुरा कार्य है। इसी तरह से जब बच्चा दूसरे की मदद करता, दूसरों का सम्मान करता, दूसरों को स्नेहपूर्ण चीज़ें बांटता है, अपनी चीज़ें दूसरों को उपयोग करने देता, तो माता पिता उसको प्रशंसा करते हैं, तो बच्चे को लगता है ये अच्छा काम हो, और इस तरह से बच्चे के अंदर मौलिक विकास, मौलिकता के गुणों का आधार बनता है, मौलिक चीज़ों को वो सीखता है। दूसरा है, बच्चों के पालन पोषण भी एक प्रमुख कारक के रूप में काम करता है। परिवार में जिस तरह का आपका नैतिकता का माहौल होगा, परिवार बच्चे के नैतिक विकास की नींव रखती है। इसीलिए कह सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो कि अनैतिक है, यानी कि अनैतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के सदस्य के जो बच्चे होते हैं, उनके विकास ही, उनके नैतिक विकास पर भी आप देखेंगे कि नकारात्मक प्रभाव होता है। जबकि एक बच्चा जो कि एक ऐसे परिवार में है जहां बच्चे को जो जरूरी प्यार है, जो देखभाल है, जो स्नेह है, अगर वो लगातार मिलता रहता है, घर के जो सदस्य हैं वो बच्चे को ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं जो कि समाज के अनुकूल है, देश के अनुकूल है, घर परिवार के अनुकूल है, तो बच्चा का जो मौलिक विकास होता है वो भी अच्छा होता है।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये घर परिवार जो है बच्चे के मौलिक विकास में किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रमुख कारक के बारे में। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि स्कूल और शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि स्कूल और शिक्षक भी बच्चे के मौलिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि स्कूल को जो है शिक्षा के मंदिर के रूप में निरूपित किया जाता है, शिक्षा के मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। बच्चे में जो भी नैतिक व्यवहार विकसित होते हैं उसमें स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, पढ़ने वाले छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चा अपने शिक्षक, अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से, अपने गुरुजनों से और अपने से वरिष्ठ छात्रों के साथ जो उनका संबंध होता है, उनके व्यवहारों को देखता है और उनके परिणाम स्वरूप अच्छे और बुरे जो चीज़ें होती है, अच्छे बुरे की जो धारणा होती है, उसको धीरे धीरे वो विकसित करता है। देखिएगा यहाँ पे शिक्षक का व्यक्तित्व। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व भी एक बहुत बड़े कारक के रूप में काम करता है और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व अर्थात उसने किस तरह से अपने आप को सामाजिक और नैतिक रूप से प्रस्तुत किया है, यानी कि शिक्षक का सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण, शिक्षक की आदतें, यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। शिक्षक के नैतिक दृष्टिकोण, शिक्षक की आदतें, उसकी रुचियाँ, उसके द्वारा मूल्यों पर किस तरह से जो है कार्य किया जाता है, उसके जो मूल्य हैं, साथ ही साथ उसके द्वारा जो विश्वास, प्यार, स्नेह और दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत गंभीरता से देखते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं और उससे जो है बच्चे सीखते हैं। इस शिक्षकों से ही बच्चे अनुशासन, दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना, इस तरह के जो अच्छे मौलिक गुण होते हैं उनको सीखते हैं। तो शिक्षक का एक बच्चे के मौलिक विकास पर, एक नैतिक विकास पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक को इसीलिए कहा जाता है कि वो एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे अपने से बड़े और वरिष्ठ छात्रों को देखकर भी सीखते हैं। जैसे कि मान के चलिए उनके बड़े बड़े जो स्कूल में बच्चे हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल में अच्छा काम करते हैं, अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, अच्छा गेम खेलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बच्चे उसको देखकर उनसे प्रभावित होते हैं और वो भी उस तरह के काम करना शुरू करते हैं। स्कूल में जो चलाए जाते हैं कार्यक्रम, जैसे कि मान लीजिए आपका साफ सफाई का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, मतलब जो इस तरह के जो सामाजिक काम होते हैं, या फिर ऐसे कोई भी काम जिससे कि आप बोल सकते हैं कि मौलिकता का विकास हो, इस तरह के क्रियाकलापों से भी बच्चों में जो है मौलिक जो तत्व होते हैं उनका विकास होता है। इसके अलावा हर दिन प्रतिदिन जो समूह में जो आप देखते हैं प्रार्थना होती है, चाहे वो मॉर्निंग की प्रार्थना हो, यानी कि प्रारंभ में प्रातःकालीन प्रार्थना हो, समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियां हो, स्वशासन हो, महापुरुषों के जन्मदिन को समारोह के रूप में मनाने की प्रक्रिया के दौरान, या पाठ्यचर्या यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी, सहपाठ्यचर्या यानी कि सहपाठ्यगामी गतिविधियों द्वारा, जैसे कि देशभक्ति कार्यक्रमों द्वारा, अनुशासन, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, दूसरों के लिए भावना, प्यार, स्नेह और सम्मान, सत्य, न्याय, साथ ही जैसे नैतिक गुणों का विकास करने का बच्चों को अवसर मिलता है। यानी कि जो आप पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, उसके माध्यम से ही बच्चों के बीच में एक बोल सकते हैं आपके टीम भावना, आप बोल सकते हैं समूह में कार्य करने की क्षमता, इसके अलावा एक दूसरे का साथ लेना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण विकसित होते हैं। तो इस प्रकार छात्रों के नैतिक जीवन की आदतों और गुणों का प्रशिक्षण बच्चे को स्कूल और उसके शिक्षकों से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको जरूर लिखना है अपने आंसर्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। समाज और पास पड़ोस। बच्चे के नैतिक विकास और मौलिक विकास में समाज और उसके आस पड़ोस का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। पड़ोसियों की रुचियां, आदतें, भावनाएं और चरित्र बच्चों के नैतिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती हैं और प्रभाव डालती है। हमारे आसपास का सामाजिक वातावरण भी व्यक्ति के नैतिक विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सभ्य समाज से संबंधित जो व्यक्ति होता है, यानी जो बच्चा होता है,
उसका नैतिक व्यवहार असभ्य समाज में रहने वाले लोगों से काफ़ी भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जब बच्चा या जो बच्चा एक ऐसे वातावरण या ऐसे समाज में या एक ऐसे लोकेलिटी में रहता है जहाँ की शराबी, डकैत, जुआरी या वेश्याओं के घर है, वहाँ बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। दूसरी ओर अगर बच्चा एक ऐसी कॉलोनी में, एक ऐसे सोसाइटी में, एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, पुलिस हैं, लॉयर हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं या अच्छे अच्छे कार्यों में जुड़े हुए हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तो बच्चा भी उनको देखकर ऐसा ही आचरण करता, अच्छे व्यवहार ही करता है। यानी कि बच्चे का जो नैतिक और मौलिक विकास होता है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, आखिरी नहीं, अभी और पॉइंट है लेकिन ये पॉइंट है। धार्मिक संस्थान, हमारे आसपास में जो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ऐसे जो धार्मिक संस्थान होते हैं वो भी बच्चों में मौलिक गुणों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करते हैं। धार्मिक शिक्षा जो हमारे धार्मिक धर्मों में दिए गए, चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर ले, तो धार्मिक शिक्षा जैसे कि भगवद गीता, रामायण, बाइबल, कुरान आदि जैसी जो आप बोल सकते हैं कि पूजनीय किताबें हैं, जो आप बोल सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, आपके रिलीजियस किताबें हैं, जो है धर्म संबंधित पुस्तकें हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण, बहुत सारे ऐसी बातें दी जाती हैं जो कि आपको एक सच्चा और एक अच्छा नैतिक गुण होने के लिए आपको उदाहरण प्रस्तुत करता है, आपको बताता है कि किस प्रकार से जो है हमें अच्छे आचरणों का पालन करना चाहिए, अच्छे आचरण क्या होते हैं, अच्छे आचरणों के उदाहरण क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से लोग अच्छा आचरण करते हैं और जीवन में उनको सम्मान और उनको आप बोल सकते हैं कि जिंदगी में वो बेहतर करते हैं। तो इस तरह की बातें आप बता सकते हैं। धार्मिक सभा जो होती हैं, क्लब्स जो होती हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं या धार्मिक गुरु होते हैं, उनके द्वारा की जाए गोष्ठियाँ, सम्मेलन, धार्मिक संस्थान, धार्मिक अनुष्ठान, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी बच्चों के अंदर जो मौलिक गुण होते हैं उनके विकास में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी मदद करती हैं। तो यानी कि धर्म और संस्कृति हमारे मौलिक विकास में प्रभाव डालती है। दूसरा है मौलिक विकास, यानी कि नैतिकता के विकास में आयु का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आयु का भी मौलिकता के विकास पर, नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, नैतिक अवधारणा को बनाने और नैतिक व्यवहार सीखने में आयु एक महत्वपूर्ण और निर्धारक कारक है। जैसे जैसे व्यक्ति शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक बढ़ता है, वो अधिक, यानी कि उसका व्यवहार अधिक लचीला और स्वभाव में उन आदर्शों के प्रति समायोजन करना उसके व्यवहार का एक हिस्सा बन जाता है। अब जिन चीज़ों को वो पहले कभी बुरा मानता था, वही समय के साथ उसे अच्छी लगने लगती हैं, या जिन चीज़ों को, जिस प्रकार के व्यवहारों को, मौलिक चीज़ें उसको शायद अच्छी नहीं लगती थी, समय के साथ में उन चीज़ों के साथ वो एडजस्ट कर लेता है और वो चीज़ें उसे अब अच्छी लगने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। जहाँ की बाल्यावस्था में बच्चे, या फिर बाल्यावस्था के बाद जो है, जब बच्चा धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश करता है, बच्चे बिना किसी प्रश्न के बड़ों का आदेश मानते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, उनके माता पिता के आदेशों को वो बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संकोच के मानता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, वो बिना सोचे समझे हर एक किसी की बात नहीं मान लेता। कई बार वो उसके लिए प्रश्न भी करता है, कई बार उन चीज़ों को नहीं भी मानता है। वो कई बार अपने आलोचनात्मक और अपने तर्कपूर्ण बातों से सामने वाले की बातों को नकारता भी है। तो इस तरह से चीज़ों, बच्चे के अंदर जो है नैतिकता का विकास भी होता रहता है। लेकिन किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते बच्चे के अंदर कई ऐसे गुण आ जाते हैं, बच्चे के मौलिक विकास उस चरम पर पहुंच जाता है। मौलिकता का जो है गुण जो है, मौलिक तत्वों का जो समावेशन है बच्चे के अंदर, उस चरम पर पहुंच जाता है कि बच्चा अच्छे बुरे के बीच में अंतर करना सीख जाता है और वो बहुत ज़्यादा लचीला हो जाता है अपने दृष्टिकोण में। आइए देखते हैं अब बच्चे के जो नैतिक विकास है, यानी कि मौलिक विकास है, उस पर उसके साथियों और समूह, उसके मित्रों का, उसके सहपाठियों का, उसके हम उम्रों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। साथी और समूह का भी बच्चे के मौलिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपसे 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन आया, तो ये जो मैंने पीले कलर से हेडलाइन लिखी, आप सिर्फ उनको लिखेंगे
और अगर आपको ये 8 नंबर या फिर 15 नंबर में आता है तो जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए इसमें से जितने पॉइंट्स आपको याद हो अपने प्रश्न के अंकों के हिसाब से उसको फिर आप लिखें। तो साथियों के समूह, देखिए दोस्तों, जिस साथियों के समूह में बच्चे रहते हैं उसमें जो मौलिक विचारधारा चल रही होती है, जो मौलिक विचारधाराएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करती है। बच्चे के नैतिक विकास में सहकर्मी, सहपाठियों, दोस्तों और हम उम्र जो लोग होते हैं, हम उम्र जो साथी होते हैं, उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे उस समूह द्वारा चुने गए जो नियम होते हैं, बच्चे उस समूह द्वारा जो मान्य आपके बोल सकते हैं मौलिक बातें होती हैं, मौलिक तत्व होते हैं, उनको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। उसमें जो भी प्रचलित अच्छे और बुरे धारणाएं होती हैं उनसे प्रभावित होते हैं। उसी के आधार पर उनके नैतिक दृष्टिकोण भी विकसित होते हैं, उनके अंदर विश्वास, रुचियां और भावनाओं का उदय होता है। साथ ही साथ वो ऐसी आदतों और चरित्रों को भी सीखते हैं या चरित्रों का निर्माण करते हैं जो कि उनके साथी या उनके साथ जो खेलने कूदने वाले उनके हम उम्र जो साथी हैं उनके अंदर होती हैं। मान के चलिए एक बच्चा, उनके साथी जो है, अगर शाम को सुबह उठकर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, बच्चा सुबह शाम उठकर जो है प्रकृति की सेवा करता है, पौधों को पानी डालता है, तो इस तरह की अगर अच्छी चीज़ें हैं, अगर वो बोलता है कि ये काम करना बहुत अच्छा है, तो उससे दूसरे साथी भी प्रभावित होते हैं और इस तरह के अच्छे गुण वो सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो अपने साथियों, अपने हम उम्र, अपने सहपाठियों के माध्यम से भी उनके अंदर नैतिकता का विकास होता है। ये कारक हैं आपके नैतिक। इसी तरह अगर उनके हम उम्र बच्चे में कुछ गलत आदतें होती, जैसे कि कोई बच्चा गुटखा खाने लगता है, कोई पान मसाला खाता है, गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो ये भी कई बार जो है दूसरे बच्चों को बड़ा आकर्षित करती है और वो बच्चे भी उस तरह के गुणों को, उस तरह के व्यवहार को, उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं और गलत धारणाएं भी बच्चों में आने लगती हैं। तो मौलिकता, नैतिकता के विकास पर इन सारे कारकों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद संस्कृति, जिस संस्कृति का हम लोग हिस्सा हैं दोस्तों, उस संस्कृति में व्याप्त मान्यताएं, रीति रिवाज, उसमें प्रचलित प्रथाएं भी कहीं ना कहीं बच्चे के मौलिक विकास को प्रभावित करती है। रीति रिवाज, परंपराओं, धर्मों और समूहों के मूल्य यानी कि घर, स्कूल और समाज नैतिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक शिक्षण नैतिक शिक्षण के अनौपचारिक एजेंट है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सांस्कृतिक के माध्यम से, मान के चलिए जैसे बोला जाता है ना कि भाई हिंदू धर्म में, एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, कि मान लो हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है कि हमें पशु से प्रेम करना चाहिए, गाय हमारी माता है, पेड़ को भी हम लोग माता के रूप में, नदियों को हम लोग माता के रूप में सम्मान करते हैं। तो धार्मिक चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर मौलिक गुणों को विकसित करने में मदद करती हैं। तो इस तरह के समझना है। आगे देखते हैं, व्यक्ति का सेक्स और उसका जेंडर, यानी कि आप बोल सकते हैं, हमें जेंडर के आधार पर बात कर लें। सेक्स और जेंडर के आधार पर भी बच्चे के अंदर मौलिकता का विकास अलग अलग स्तर पर होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, एक व्यक्ति का लिंग भी नैतिक विकास को प्रमुखता से प्रभावित करता है। नैतिकता का कार्य और नैतिकता की भावना भी इनसे प्रभावित होती है। हमने देखा है कि लड़कियों में अपराध बोध, अगर लड़कियां कोई गलत काम कर देती हैं तो उनमें अपराध बोध की भावना ज़्यादा होती है लड़कों की तुलना में। जबकि हाँ, कब होता है, जब वो कोई ऐसा गलत काम करती है। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों के अंदर किसी गलत अनैतिक कार्य को करने के पश्चात जो अपराध बोध या हम लोग ग्लानि की जो भावना होती है, गिल्ट की जो भावना होती है, वो लड़कियों की तुलना में कम होती है। साथ ही साथ वो अपने नैतिक कार्यों को, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसके प्रति वो कम जिम्मेदार दिखते हैं। मतलब उनको ये जरूरी नहीं लगता कि अगर ठीक है यार हो गया तो हो गया, अगर मैंने गलती कर दी तो ये कोई बड़ी बात है, लेकिन लड़कियों के लिए वो बड़ी बात होती है। तो नैतिकता और नैतिकता के विकास पर जो है लिंग का और बायोलॉजिकल जो सेक्स होता है, यानी कि जो जेंडर होता है, और लिंग यानी हम बात करते हैं सेक्स और जेंडर, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँ जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, कि मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया के जो स्रोत हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मास मीडिया। तो जो मास मीडिया है दोस्तों, इसका भी, यानी कि हमारे आसपास टेलीविज़न, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो आपके क्लब्स हों, चाहे वो हमारे सोशल ग्रुप्स हो, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर जो मौलिक गुण होते हैं, मौलिक तत्व होते हैं, उनके विकास को प्रभावित करता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया था ये सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह के यूज़फुल वीडियोस और इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम कंटेंट को इंग्लिश में देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल, जो कि जहां आपको सारे कंटेंट इंग्लिश में मिलेंगे, उसको सब्सक्राइब करें और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करें।